Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do fourth part of Unit 15, Block 5, MPCE 046, that is Applied Positive Psychology. This is the last video of this unit. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रेटजीज फोकसिंग ऑन बिहेवियर एंड बाकी आगे भी दो और टॉपिक होंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो आप ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हैं जो हम अपने बिहेवियर पे फोकस करें. सो एक है एंगेजिंग इन लीजर एक्टिविटीज़. लीजर मतलब जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो जनरली हम टाइम पास कहते हैं उसको, लेकिन हम उसको एंजॉय करते हैं एंड हमें अच्छा लगता है उसको करने में. सो इन्होंने एक हमें एक्टिविटी भी दी है कि लीजर रेशो कैसे निकालना है. तो इन्होंने बोला है कि आप अपने पूरे दिन भर का पूरा शेड्यूल क्या होता है उसको नोट डाउन करें. आपने कितना टाइम कहाँ कहाँ लगाया है. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जॉब रिलेटेड वर्क, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ केयर, लीजर रिलेटेड एंड कम्युनिटी सपोर्ट एक्टिविटीज़, इसमें आपको डिवाइड करना है एंड 2 हफ्ते तक आप ऐसे ही करें एंड फिर इन क्वेश्चंस के आंसर दें कि आपकी कितना कितना टाइम कहाँ कहाँ लगा था और आपका ऐसी एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ वो बताओ और आपने उसको स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए क्या किया वो भी आप बताओ. ये वाली चीज़ें. तो लीजर एक्टिविटीज़ होती क्या है बेसिकली, वो एक्टिविटीज़ जिसमें अगर हम एंगेज होते हैं तो हम रिलैक्स्ड फील करते हैं, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है और हमें फील गुड वाली फीलिंग आने लगती है अंदर से. कोई भी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ लीजर एक्टिविटीज़ हो सकती है. जैसे कोई गेम खेल लिया आपने, या आपने ड्राइंग बना ली, या आपने कोई अपनी हॉबी को परस्यू कर लिया, या सोशलाइज कर लिया, पार्टी कर ली, नेचर में चले गए, है ना, वेकेशन के लिए चले गए. सारे लीजर एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं. तो ये एक तरह का कोपिंग रिसोर्स माना जाता है जिसको बहुत डी वैल्यू किया हुआ है लोगों ने. और ये बहुत सारे बेनिफिट भी देता है आपको. फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग तो मिलती है, साथ में ये आपकी विगर को बढ़ाता है. आप जब दोबारा वर्क के लिए वापस आते हो तो आप बहुत अच्छे से अपना काम मन लगा के कर पाते हो जब आप ब्रेक ले लेते हो, है ना. और लोग जनरली ना इसको डी वैल्यू करके बोलते हैं कि टाइम वेस्ट है, ये कौन करे, है ना. बट ये आपका रिड्यूस कर देता है, स्ट्रेस का लेवल ना काफ़ी रिड्यूस कर देता है. नाउ नेक्स्ट इज कनेक्टिंग विद पीपल. बिहेवियरल चेंज का दूसरा तरीका है कनेक्टिंग विद पीपल. इसमें नाम से ही पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं वो. लोगों से मिलना. लोगों से जब आप मिलते हैं तो आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है. आप लाइक माइंडेड लोगों से मिल सकते हैं, आपके स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी रिलीज होगी. आप कैथारसिस कर सकते हैं. कैथारसिस मतलब अपने इमोशंस के बारे में बात कर सकते हो, आप क्या फील करते हो उसके बारे में बात कर सकते हो. आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा उससे. आपको नेसेसरी सोशल सपोर्ट मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपको ट्रस्ट की फीलिंग आती है कि कोई तो है जिनसे मैं बात कर सकती हूँ. देन आप अगर फैमिली या रिलेटिव या फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होते हैं, या नेबर से कनेक्ट होते हैं, या कम्युनिटी मेंबर से कनेक्ट होते हैं तो भी वो आपका स्ट्रेस मैनेज होता है. ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे. देन आपके सोशल कनेक्शंस जो होते हैं उनके बेनिफिट्स बहुत सारे हो सकते हैं. जैसे कि आप में फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आप कंफर्ट फील करते हो, आपको ये एश्योरिटी होती है कि हाँ कोई है जो मुझे हेल्प कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट दे सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. जब आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करते हैं, मतलब आपकी वर्क प्लेस के बारे में बात हो रही है, तो कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इज़ वन ऑफ द टेक्निक जहाँ पे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं वर्क प्लेस पे. सो कम्युनिकेशन एक इंटरपर्सनल स्किल मानी गई है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे. और जब आप क्लियरली चीज़ों को कन्वे कर लेते हो, सो उससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की चांसेस रिड्यूस हो जाती हैं. आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाता है जब आप ओपनली कम्युनिकेट कर पाते हो अपने बारे में. आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती क्योंकि आपने ओपनली अपनी बात कही है. सो कम्युनिकेशन को अच्छे से करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग. ढंग से सुने, कान खोल के सुने सामने वाला बोल क्या रहा है, ध्यान से समझें उसकी बात को. हमेशा अटैकिंग मोड में नहीं रहना चाहिए. समझना चाहिए कि सामने वाला क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. ओपन टू फीडबैक. सामने वाले ने अगर आपसे कुछ कह दिया, आपके बारे में कुछ कमी निकाल दी, तो आप उसको एज ऑफेंड ना हो बल्कि उसको ले एक्सेप्ट करे कि क्या चीज़ है, अब मैं समझूँ तो कि हाँ गलती हो गई. पेइंग अटेंशन टू नॉन वर्बल बिहेवियर. सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, जो बोल नहीं रहा लेकिन वो बिहेव किस तरह से कर रहा है, क्या उसके अंदर कोई स्ट्रेस समझ में आ रहा है, क्या वो डिप्रेशन में है, क्या उसके साथ कुछ और है इशू, वो चीज़ें. तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पे भी आपको अटेंशन पे करनी पड़ेगी.
इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको बैरियर्स रिमूव करने पड़ेंगे। अगर समझ लो एक आध दिन आपको गलत सिग्नल मिल गया सामने वाले से कि वो आपको पसंद नहीं करता, तो इट डज़न्ट मीन वो नहीं करता, उसने बोला तो नहीं ना आपको। तो आप एक बार ही सेकंड चांस लेके उससे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सो दैट जो बैरियर्स क्रिएट हो गए अननोइंगली या अनइंटेंशनली वो आप हटा सके। पर्सनल स्पेस क्रिएट करना, प्रोवाइडिंग पर्सनल स्पेस है ना। ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले से बस चिपके ही रहो, बातें ही करते रहो, उसको पकाते ही रहो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सामने वाले को स्पेस भी देना ज़रूरी है व्हेन दे नीड इट। एंड बीइंग असर्टिव, असर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। असर्टिवनेस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी कि असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। बेसिकली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्सेशन होती है और कभी कभी हर्टफुल भी हो जाती है, सो इसको बहुत समझदारी से करना पड़ता है। नाउ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एक तरीका है जहाँ जो हेल्प करता है हमें कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में। तो तरह तरह की स्ट्रैटेजीज होती है। एक पहली स्ट्रैटेजी जो बताइए इसमें, वो है अवॉइडिंग। आप अवॉइड करें, विड्रॉ कर ले कॉन्फ्लिक्ट से। आपको लगा कि सामने वाला लड़ने आ रहा है, बेटर आइडिया इज लड़ो ही मत, गायब हो जाओ वहाँ से। सो कॉन्फ्लिक्ट को ये एक हटाने का तो तरीका है, लेकिन इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप इसीलिए ये काम कर सकते हो अवॉइड करने का। जब आपको मालूम है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गए इस इंसान के साथ, तो भाई इससे जो डिस्कम्फर्ट आएगा कॉन्फ्लिक्ट होने पर, वो ना उससे भी ज़्यादा नुकसानदायक होगा, जो अवॉइड करने से भी ज़्यादा नुकसानदायक होने वाला है। सो बेटर आइडिया इज़ नॉट टू टॉक, कॉन्फ्लिक्ट करो ही मत, अवॉइड कर दो। दूसरा है कंपीटिंग। कंपीटिंग में विन लूज सिचुएशन है ये, और इसमें इंडिविजुअल्स ना कॉन्फ्लिक्ट में ज़बरदस्ती एंगेज होते हैं, और उसमें दोनों में से एक जीतना ही चाहता है, क्योंकि वर्ड ही है कंपीटिंग, दोनों में से एक तो जीतेगा। तो वो इस तरह का युद्ध हो जाता है। और इसमें असर्टिवनेस हो सकती है इसमें, क्योंकि वो बहस कर रहे हैं, लेकिन नॉन कोऑपरेशन है ये। क्योंकि लड़ाई तो कभी भी अच्छी नहीं होती है ना, आप जिस तरह से compete करोगे। नेक्स्ट इज एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग क्या होता है, इसमें आप कोऑपरेटिव रहते हैं लेकिन असर्टिव नहीं होते हैं। आप मे बी वो ये हेल्दी तरीका नहीं है दो पार्टीज़ के बीच में ऐसा होना, क्योंकि एक पार्टी जो है वो तो बोलेगी कि मुझे ऐसा, मैं ऐसा चाहता हूँ, और दूसरा बोलेगा ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसीलिए ठीक है, लेट इट बी, सामने वाला जो चाहता है होने दो। तो वो होता है एकोमोडेटिंग। जो पेरेंट्स जनरली होते हैं कि तुम कुछ भी बोलते रहो, चिल्लाते रहो, चीखते रहो, वो बोलते हैं ठीक है, हाँ दे देंगे, कोई बात नहीं। तो वो एकोमोडेट करते हैं, वो खुश नहीं है तो भी हाँ बोल ही देते हैं। तो ये लूज विन स्ट्रैटेजी वाली चीज़ हो गई ना। कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो असर्टिव भी होते हैं एंड कोऑपरेटिव भी होते हैं, एंड दोनों पार्टीज ऐसे सोल्यूशन पे आती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देता है, यानी कि विन विन स्ट्रैटेजी। यानी कि हमेशा इसकी तरफ जाना चाहिए, कोलैबोरेशन की तरफ। कोलैबोरेशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व करते हो, कॉन्फ्लिक्ट तो रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज़ करती है, दोनों खुश भी नहीं होती, दोनों दुखी भी नहीं होती। तो पार्शियल कोऑपरेशन होता है, पार्शियल असर्टिवनेस होती है। नाउ हो सकता है दोनों की दोनों पार्टीज ना कम्प्लीटली सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन दोनों की दोनों पार्टीज कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड भी नहीं होती हैं इसमें, कॉम्प्रोमाइजिंग में। सो जो इंडिविजुअल्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाते हैं, ये बड़ा अच्छा टैलेंट है। मतलब अगर जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाए तो ये बड़ा अच्छा टैलेंट है, और ये एक्सीलेंट मीडिएटर्स माने जाते हैं ऐसे लोग। रैशनल होते हैं ये लोग, एंड ये मैनेज कर लेते हैं डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी टाइप्स को भी एम्पैथी के उससे। नाउ नेक्स्ट इज जो इस सेक्शन का, जिसमें हम ऑफिस ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का पढ़ रहे थे, उसमें नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम जो हमारे सामने आई है उसके हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। हमें बहुत सारा ब्रेन ड्रेन करना पड़ता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हमें प्रॉब्लम बहुत अच्छे से हम एनालाइज करते हैं एंड सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं। कैसे? प्रॉब्लम रूटीन एंड नॉन रूटीन वाली प्रॉब्लम्स हो सकती है। रूटीन मतलब जो एवरीडे आ जाती है, नॉन रूटीन एवरीडे या बहुत फ्रीक्वेंटली आती है, एंड नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स होती है वो इत्तेफाकन कभी आती हैं। फिर वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड। वेल डिफाइंड होती है जिसके बारे में आपको सब कुछ पता होता है, ए से लेकर जेड तक की प्रॉब्लम क्या है। इल डिफाइंड होती है जिसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है।
और पुअरली डिफाइंड प्रॉब्लम भी कहते हैं इसको, इल डिफाइंड को। सो स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या होता है? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, फिर आप सॉल्यूशंस एंड आइडियाज़ के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। फिर आप इनमें से कोई एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जब आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो आप उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्शन प्लान ऑफ एक्शन तैयार करके। एंड देन उस सॉल्यूशन को जब इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप रिजल्ट को देखते हैं कि वो जो रिजल्ट आया वो कितना इफेक्टिव था। और अगर नहीं आता रिजल्ट तो फिर आपको सेकंड जो सोल्यूशन अपने लिस्ट में डाला होता है उसको आप देखते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजीज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। एक होता है ट्रायल एंड एरर, मतलब जो भी आपने जितने भी सोल्यूशंस डाले हैं, लिखे हैं, ढूंढे हैं, चाहे उन वो बिल्कुल वर्क ना करते हो लेकिन वो सोल्यूशन हो सकता है, वो भी लिखे हैं, तो वो आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करते हो और लगा देते हो और देखते हो कि सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला। तो ये होता है। एक ह्यूरिस्टिक होता है जिसमें तुक्केबाजी होती है, तुक्केबाजी से आप करते हैं। एक होता है एल्गोरिथम वाला, एल्गोरिथम से प्रॉपर एक प्रोसेस से करना पड़ता है। एंड देन इंसाइट ओरिएंटेड मेथड होता है जो आपको एक्सपीरियंस से आता है। जब आप बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हो तो ऑटोमेटिकली आप इतने ट्रेंड हो गए होते हो तो आपको पता होता है कि ये शायद लग जाएगा क्योंकि मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से मुझे ऐसा पता है ना। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को पीटीजी भी कहते हैं। ये साइकोलॉजिकल ग्रोथ है जो हमेशा ट्रॉमा या एडवर्सिटी के बाद ही देखी गई है। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत क्राइसिस या बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरता है, उसके बाद जब वो उस सिचुएशन में अडेप्ट कर लेता है, अपने आप को एकोमोडेट कर लेता है और उस सिचुएशन से जब बाहर आता है तो वो ग्रोथ दिखाता है। वो भी पॉजिटिव पॉजिटिव मैनर में वो कोप करता है और ग्रोथ दिखाता है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, पीटीजी। पीटीजी एंड पीटी डी। पीटीडी क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक डेप्रिसिएशन, ये जस्ट उल्टा है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इज अ पॉजिटिव चेंज जो ट्रॉमा के बाद आता है, एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक डेप्रिसिएशन जो नेगेटिव चेंज है जो ट्रॉमा के बाद आता है। सो जब हम इन चेंजेस की बात करते हैं इस डोमेन में, तो जैसे जो पीटीजी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, इसमें पर्सनल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। ये दूसरों से भी रिलेट करती है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ इसमें मिलने की होती हैं। एंड लाइफ को अप्रिशिएट करते हैं ये लोग। स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल चेंजेस भी आपको इन लोगों में देखने के लिए मिलते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जो है, जो ट्रांसफॉर्मेशन इनमें होता है इंटेंस ट्रॉमा के बाद या फिर स्ट्रगलिंग सिचुएशन के बाद, जो भी चेंजेस आते हैं मोस्टली ऑटोमेटिकली आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई इंटरवेंशन लगाया या हमने साइकोथेरेपी दी तब जाके उसमें ग्रोथ आई, ऐसा नहीं होता। ऑटोमेटिक एंड नेचुरली आता है। उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की कैटेगरी में डालते हैं। जिसने थेरेपी लेने के बाद किया वो नहीं जाएगा इसके अंदर। सो आपको ये ध्यान रखना है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जो है, ये हमारे बुक्स, होली बुक्स में भी बहुत टीचिंग्स में इसके बारे में बात की गई है। रिलीजियस बुक्स में, स्पिरिचुअल बुक्स में, फिलोसॉफिकल जो है हमारे पास डाटा, उनमें भी इसके बारे में जिक्र है। और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है सफरिंग के बाद, उसके बारे में भी बताया गया है। सो जो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है, इसको सबसे पहले पोस्टुलेट किया था रिचर्ड टेडेची एंड लॉरेंस कैलहॉन 1995। इन्होंने ये भी बताया कि पोस्ट ट्रॉमेटिक जो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल चेंजेस पीटीजी में दिखते हैं कोई भी किसी भी सिचुएशन के बाद, ये ऐसी 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 चैलेंजिंग सिचुएशन की लाइफ में आती है जो अनअवॉइडेबल चीज़ें होती है। मतलब ट्रॉमेटिक बेसिकली जो सडन हुई है ना, और ऐसी थी जो आप अवॉइड नहीं कर सकते थे, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। उन्हीं में ही ये पीटीजी देखा गया है। और ये एक पॉजिटिव शिफ्ट होता है माइंडसेट में। एंड उनका फोकस जो है पॉजिटिविटी की तरफ होता है। वो निगेटिव चीज़ों की तरफ फोकस बिल्कुल नहीं होता है ऐसे लोगों का जो पीटीजी कैटेगरी में आते हैं। पॉजिटिव पीपल हैं एंड इन ये पॉजिटिव चीज़ों से ही एडहियर करते हैं, पॉजिटिव सिचुएशन से ही एडहियर करते हैं। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एक ऐसी चीज़ है जो हेल्प करता है इसमें एक अच्छे से ग्रो करने में। इसके 5 इंडिसेस भी बताए गए हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इन्वेंट्री का। एक टेस्ट है
जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं पीटीजी का लेवल क्या है। तो पीटीजीआई बोलते हैं इसको, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इन्वेंट्री को। इसके 5 इंडिसेस है या इंडिकेटर्स है। अप्रिसिएशन, ये अप्रिशिएट करते हैं हर पॉजिटिव चीज़ को, लाइफ को अप्रिशिएट करते हैं। रिलेशनशिप्स, न्यू पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, पर्सनल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल एनहांसमेंट, ये सारी चीज़ें इनमें दिखाई देगी आपको। पीटीजी जो है वो पोस्ट पोस्ट ट्रॉमेट ये इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉमा अलग अलग होती है। मतलब पीटीजी में अगर आप देखेंगे सिर्फ एक ही ट्रॉमा की बात नहीं कर रहा है, ट्रॉमा डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं पीटीजी में। और ये पीटीजी जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जो है वो इस पे भी डिपेंड करती है कि जिसके साथ ट्रॉमा हुआ उसकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, उसका सोशल सपोर्ट कितना था, उसने उसके जो एक्सपीरियंसेस थे ट्रॉमा के बाद वो किस तरह के एक्सपीरियंसेस थे, उसका एटीट्यूड कैसा था, पॉजिटिव एटीट्यूड था, जेंडर क्या था, कल्चरल फैक्टर्स क्या था, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या था। ये सारी चीज़ें मैटर करती है पीटीजी में, पीटीजी के प्रोसेस में। डिफरेंस बिटवीन पीटीजी एंड रेजिलियंस में क्या डिफरेंस है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। पीटीजी में क्या होता है, ये हमेशा ट्रॉमा के बाद ही होती है एंड किसी के पर्सनैलिटी के एक पार्ट में ये चीज़ मिलेगा। रेजिलियंस जो होता है ये ट्रॉमा से पहले भी प्रेजेंट होती है। पीटीजी का सेकंड है जो आउटकम है वो हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से आया है। मतलब पीटीजी जो है ये बहुत स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक सिचुएशन की वजह से आई है, जबकि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है रिजिलियंस में कि कोई बहुत बहुत बड़ा एक्सपोजर है हुआ है ट्रॉमा से। पर्सन में ऐसे ही रिजिलियंस हो सकती है, ये एक रिजिलियंस प्रोसेस है एक। पीटीजी जो है इसमें इन्वॉल्व्स रिजिलियंस, वो हमेशा पीटीजी में आपको रिजिलियंस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन रिजिलियंस में पीटीजी मिलना इज मे और मे नॉट वाली बात हो गई। फिर पीटीजी में इन्होंने बोला इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन इन द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जिस तरह से इंसान सोचता है, जो उसके बिलीव्स हैं, जो उसका एटीट्यूड और बिहेवियर है। इसमें ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, मे नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज अनलेस द पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू शो रिजिलियंट बिहेवियर इन एनी सिचुएशन। तो ये ज़रूरी नहीं है रिजिलियंस में। अब इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि ये सिग्निफिकेंट फिनोमेना है ग्रोथ, बैलेंस एंड लाइफ को कंटिन्यू करने का विद विगर एंड पॉजिटिविटी। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है, जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड, रेजिलियंस, इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल कॉम्पिटेंस, हाइटन्ड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, स्पिरिचुअलिटी एंड फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ, ये सारे पीटीजी में होते हैं। इनमें स्पिरिचुअलिटी भी दिखेगी, ये लाइफ में मीनिंग भी ढूंढते हैं, इनका ये ग्रेटिट्यूड भी बहुत हाई होता है लाइफ को लेकर, इमोशनल कॉम्पिटेंस होती है, इमोशनल स्ट्रेंथ होती है, इनमें रिजिलियंस होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। एक और टर्म है इसमें, वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ सिंड्रोम। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ सिंड्रोम क्या है, ये कुछ लोग जो ट्रॉमा के बाद हैप्पीनेस परसीव करते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ सिंड्रोम। ट्रॉमा के बाद जनरली क्या करता है इंसान, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, थोड़ा शॉक में चला जाता है। लेकिन ये इस सिंड्रोम में ट्रॉमा के बाद इंसान हैप्पीनेस परसीव करता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है। अब इसमें आगे हम पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव इल्यूजन के नाम से भी जान सकते हैं। लेकिन ये एक और चीज़ इसमें इन्होंने बताई, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ सिंड्रोम जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, जबकि पीटीजी जो है ये स्टेबल होता है नेचर में। पीटीजी इन्वेंट्री के बारे में बात कर लें, पीटीजीआई पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इन्वेंट्री, ये टसैची एंड कैलहोन ने 1996 में दी थी। इसमें 21 आइटम्स है, 5 एरियाज़ को ये कैलकुलेट करता है। appreciation, new possibilities in life, relationship with others, personal strength and spiritual enhancement, जो ऊपर भी इन्होंने बताया था, उसको मेजर करता है। और किसी भी एडवर्सिटी के बाद हम ये देख सकते हैं पॉजिटिव ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं किसी के अंदर। इसी का ही शॉर्टर वर्जन भी बने हैं जिसमें 10 आइटम्स हैं, सिर्फ 10 आइटम्स वाला बाद में कान ने बनाया था एंड उसको मॉडिफाइड वर्जन कौर ने किया था। सो ये भी और भी चीज़ों से हम पीटीजी चेक कर सकते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, वो है क्वेश्चनर, चेकलिस्ट एंड इंटरव्यू मेथड। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 15। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर।
एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय.